हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पीजीटी का मिल जाएगा, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का, समाजशास्त्र का मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिल जाएगा, यूपी एचईएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिल जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अगर नोट्स की बात की जाए, यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स की बात की जाए, तो आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे समाजशास्त्र की किसी भी परीक्षा के, चाहे वो बात यहाँ पर हो, आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उनसे रिलेटेड, चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही वन लाइनर के भी नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। यूपी पीजीटी, आप में से बहुत से लोगों ने यूपी पीजीटी के विज्ञापन के बारे में बात की थी, पूछा था। तो ये आपका जो विज्ञापन है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपको यूपी पीजीटी का जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। इसके आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्जाम की बात की जाए तो यह आपका 4 अक्टूबर को होने वाला है, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। आप में से जिनका भी एग्जाम है एचईओ का, तो वे ज़रूर दोपहर 1 बजे क्लास को ज्वाइन करें। साथ ही इसके नोट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस पर आधारित है, नए पाठ्यक्रम पर ये आधारित नोट्स है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही अगर इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए एचईओ की, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं 10, और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका होगा निवेश, उत्पादन, वितरण और उपभोग। आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर आपका होगा निवेश, उत्पादन, वितरण, उपभोग होगा। यहाँ पर आपका डी होगा सही आंसर। प्रश्न है, वॉलस्टीन के मतानुसार पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? कितने स्तर का है? इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलस्टीन के द्वारा दिया गया था। कितने स्तर इन्होंने बताए थे? हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म इनकी पुस्तक है। यहां पर बात की जाए तो इन्होंने 3 स्तर की बात की थी। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया? राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किसने किया? यहाँ पर CW मिल्स है, सच्चिदानंद है, पॉलिन कोलेंडा है, माइकल महर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक अभिजन का अध्ययन पूछा जा रहा है किसने किया, तो यहाँ पर CW मिल्स हो जाएगा और सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिल्स की यहाँ पर हम लोग बुक्स देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में काफी पूछी जाती हैं। व्हाइट कॉलर, ठीक है, एक पुस्तक इनकी है व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस। ये आप याद रखें, ये आपकी आती है 1951 में। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। द पावर इलिट, ठीक है, सेकंड आपकी बुक हो जाएगी द पावर इलिट। द पावर इलिट है 1956 में आती है, 1956 में आती है। फिर एक पुस्तक है द सोशियोलॉजी
द सोशोलॉजिकल, ठीक है, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, 1959 में आती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, अक्सर पूछ ली जाती है। द न्यू मैन ऑफ पावर, द न्यू मैन ऑफ पावर, ये भी इनकी बुक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है सी डब्ल्यू मिल्स की, ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। वाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, द पावर इलिट, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, द न्यू मैन ऑफ पावर, ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन से वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं। पहला क्या कह रहा है, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। दूसरा कह रहा है, जब कई लोगों को यह लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। तीसरा कह रहा है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। और चौथा यहाँ पर कह रहा है, संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरे की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर राइट होगा। निम्न कथन पर विचार करना है। नगरीकरण से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है, नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, सही कह रहा है, वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है, नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, तो ये गलत होगा, हर जगह एक जैसी गति नहीं है नगरीकरण की, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, हाँ ये सही है। तो आपका देखिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, लुई वर्थ के द्वारा दी गई थी, ठीक है, ये अवधारणा किसकी है, लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है, कारण व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, समाजीकरण की यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन एक कथन सही है, कारण यहाँ पर गलत है। समाजीकरण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यह कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, याद रखें आप, सीखने की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन। इसके अलावा दूसरी विशेषता की बात की जाए तो यह जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है, याद रखें, जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी प्रारंभिक अवस्था से संबंधित प्रश्न एक पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो ध्यान रखेंगे बाल्यावस्था है। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, बाल्यावस्था है। एक प्रश्न पूछा जाता है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था का, ठीक है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो महत्वपूर्ण अवस्था की जब बात आती है तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपकी हो जाएगी समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, ये चेतनशील प्रक्रिया है, चेतनशील व अगर हम कहें गतिशील प्रक्रिया, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया, चेतन व गतिशील प्रक्रिया है ये, इसे आप याद रखें। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है, ठीक है, अपने समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, दूसरे समूह के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं कहलाता है। जिसका सदस्य है व्यक्ति या बच्चा, उस समाज के जब मूल्य मानदंडों को आत्मसात करेगा तो उसको हम सोशलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं, वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला विकल्प ए कह रहा है प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, दूसरा कह रहा है जाति नियमों का पता
जाति नियमों का पालन न करना, तीसरा कह रहा है विधवा पुनर्विवाह, चौथा कह रहा है विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? तो विचलित व्यवहार माना जाएगा, ये पूछा जा रहा है प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। आपका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से समाज कौन सा अचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पर लगाता है? देखिए ऑप्शन ए है परिवार का आकार सीमित रखना, विकल्प बी विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, सी यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर अगर हम सामाजिक नियंत्रण की बात करें, सोशल कंट्रोल की बात करें, तो सामाजिक नियंत्रण आप आंसर करें तब तक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ई ए रॉस है। ठीक है, ई ए रॉस के द्वारा ये सामाजिक नियंत्रण का कॉन्सेप्ट दिया गया था। या फिर अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का कॉन्सेप्ट का प्रयोग किसने किया था या बात किसने की थी, तब भी नाम आएगा ई ए रॉस। सिस्टमैटिक तरीके से भी पूछा जाएगा तब भी रॉस का नाम आएगा। इसकी किस पुस्तक में इन्होंने नियंत्रण की बात की? बुक का नाम सोशल कंट्रोल है। अच्छा, सोशल कंट्रोल है, कब आती है? 1901 में आती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण को उन्होंने कहा ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों पर उनको अपने अनुसार बनाने का प्रयास करता है ना, उनको उसी को उन्होंने सोशल कंट्रोल, जिसके माध्यम से, जिस प्रोसेस के माध्यम से समाज अपने सदस्यों को अपने अनुरूप, समाज के मूल्यों मानदंडों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, उसको ही उन्होंने क्या कहा था? सोशल कंट्रोल कहा था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न कथन कारण का है। कथन कह रहा है ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। कारण कह रहा है इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागिक योगदान की भावना का अभाव है। चलिए अब यहाँ पर देखकर बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा? ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई, कारण इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागिक योगदान की भावना का अभाव है। तो यहाँ पर देखिए कथन कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है प्रजाति एक निश्चित जैविकी अवधारणा है या वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? यहाँ पर बोआज है, क्रोबर है, बिजेंस है, मजूमदार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजाति एक निश्चित जैविकी अवधारणा है या वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा क्रोबर। ठीक है, ए एल क्रोबर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द नेचर ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक है, द नेचर ऑफ कल्चर। द नेचर ऑफ कल्चर इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? यहाँ पर दिया गया है नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार अधिनियम के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार या फिर उपयुक्त सभी के अनुसार। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा कि बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया या अनाज उधार लिया हुआ है उसके घर पर काम करता है। ऑप्शन देख लीजिए, रुद्रदत्त एवं सुंदरम, आर के सामंत, एस के लाल, जी एस घुरिया यहाँ पर दिया गया है। किसने इस तरह से बंधुआ मजदूर को परिभाषित किया? यहाँ पर रुद्रदत्त एवं सुंदरम होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। कारण है वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, कथन सही है, लेकिन कारण यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक विचार का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते, ये अब यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब परिवर्तन से संबंधित देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतर क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसकी है, किसके द्वारा दी गई है? कोहेन, एल्विन बॉस्कॉफ, ई जोन्स, फ्रांसिस एलन यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ सोशल चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध, मानवीय अंतरक्रिया, मानवीय अंतरक्रिया, आंतरिक संरचना, अभी आप सब बताया जा रहा है। आंतरिक संरचना, संरचना प्लस प्रकार, अधोसंरचना। चलिए यहां पर पहले आंसर देख लेते हैं, क्या होगा? जोन्स है। ठीक है, ई जोन्स होगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसने संबंधों में, ठीक है, किसने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? तो जब सामाजिक संबंध में परिवर्तन की बात आएगी तब वहां पर आंसर क्या होगा? मैकएवर होगा। यहाँ पर कुछ ये आपको कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं, इन्हें आप याद रखेंगे परिभाषाओं में, स्टेटमेंट में। ठीक है, ये जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक लाइन में इस तरह से पूछा जाएगा, ये आपको 2-3 लाइन में स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें आपको ये कीवर्ड देखना होगा। तो सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? मैकएवर ने कहा है। मानवीय अंतर क्रिया में सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? मैरिल एल्ड्रिज ने। ठीक है, मैरिल एल्ड्रिज ने कहा है। फिर आता है आंतरिक संरचना। तो देखिए गिडिन्स क्या कहते हैं कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है संरचना और प्रकार। संरचना और प्लस उसके जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शन में होने वाला बदलाव, होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। ये किसका कहना है? ये किंग्सले डेविस का कहना है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अधोसंरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि इनका कहना था ना अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चल लेते हैं, देखते हैं पुस्तकें। यहाँ पर है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो आपका जो मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है, ठीक है, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है, ये किसकी हो जाएगी? मेलेनोवस की हो जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी की बात करें तो ये आपकी कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड अल्फ्रेड शुट्ज एंड थॉम्स हो जाएंगे। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये आपकी किसकी हो जाएगी? मीड की। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिवार और घनिष्ठ संबंधों पर लिखी गई निम्न रचनाओं को कालानुक्रम में सही तरह से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आ सोशियोलॉजी, ठीक है, आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ जो कि डोबोरा चैम्बर्स की है, ये कब आती है? 2012 में आती है। ठीक है, 2012 में आती है ये पुस्तक, आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ, डोबोरा चैम्बर। अब जरूरी नहीं है सही क्रम में लगाने को है, मैचिंग में भी बुक पूछी जा सकती है या फिर डायरेक्टली पूछी जाए कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। सेकेंड यहाँ पर दिया गया है रिथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस जो कि डेविड H.J. मॉर्गन की है। तो ये कब आती है? ये आती है आपकी 2011 में। फैमिली इन टुडेज वर्ल्ड डेविड चील की पुस्तक यहाँ पर दी गई है और ये कब आती है? 2008 में आती है। फिर दी गई है द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, सी स्मार्ट, बी नील एंड वेट की यहाँ पर दी गई है और ये पुस्तक आपकी कब आती है? 2001 में आती है। तो यहाँ पर अब इसे सही क्रम में लगाना है तो फोर्थ, थर्ड और फिर उसके बाद आपका सेकेंड एंड फर्स्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इस तरह के प्रश्न अब ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मिलान करें, पुस्तकें दी गई हैं। द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी एंथोनी गिडिन्स की। फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड ये आपकी किसकी हो जाएगी? अल्फ्रेड शुट्ज की हो जाएगी।
फिर इसके अलावा स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, तो ये आपके हेराल्ड गारफिंकल की हो जाएगी। द आइडिया ऑफ सोशल साइंस, ये पीटर विंच की हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो पुस्तकें देख रहे हैं आप, ये सभी आधुनिकता पर लिखी गई पुस्तकें हैं और इन्हें सही क्रम में लगाना है। देखिए चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, ये जो पुस्तक है ये एंथोनी गिडेंस की है। कब आती है, 1990 में आती है। लिक्विड मॉडर्निटी की बात करें, बोमेन की पुस्तक है, ये आती है आपकी 2000 में। रिस्क सोसाइटी की बात करें तो ये 1986 में आती है। फेसिंग अप टू मॉडर्निटी पीटर एल बर्जर की है, और ये कब आती है आपकी, ये आपके जो फेसिंग अप टू मॉडर्निटी है ये आपकी आती है 1977 में, ठीक है। रिस्क सोसाइटी किसकी है, उल्ड्रिच बेक की है, ये डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, ठीक है। यह स्टेटमेंट देकर रिस्क सोसाइटी या जोखिम समाज इस तरह से बीच में दिया होगा, स्टेटमेंट भी इनका अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, 1977 फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। फिर उसके बाद आपका रिस्क सोसाइटी, फिर आएगा आपका ये द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी वाला, फिर लिक्विड मॉडर्निटी, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर आधुनिकता पर पुस्तकें दी गई हैं, अब इसे सही क्रम में लगाए तो यहाँ पर आपका क्या होगा, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी की बात करें जो कि डी हार्वे की पुस्तक है, ये आती है आपकी 1989 में। और फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर दी गई है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो कि लियोटार्ड की है, ये आपकी आती है 1979 में। पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन की बात की जाए, ये यहाँ पर दी गई है और ये कब आती है, 1992 में। और फिर आती है इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एन के डेजन की, ये आपकी यहाँ पर कब आती है, 1991 में। तो अब इसे सही क्रम में लगाना है, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है, ये आएगी 1979 में आई है। फिर आपका फर्स्ट आएगा द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, हार्वे की पुस्तक। फिर आपकी आएगी यहाँ पर डेजन की पुस्तक, और फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पर गिल्नर की पुस्तक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर मिलान करें, पुस्तकें दी गई हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओकले की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क ओकले की हो जाएगी। टी पिकेटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैपिटल इन द 21st सेंचुरी हो जाएगी, बी का यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा। प्योरे एंड सेबल की बुक की बात की जाए तो यहाँ पर आपका द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज हो जाएगा। ओहिम की बात की जाए तो यहाँ पर द बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, निम्न को प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, पुस्तकें दी गई हैं। मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी की बात की जाए, ठीक है, ये कब आती है, 1987 में, 1987 में आती है। डेविड हेल की पुस्तक है मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, 1987 में। फिर इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स, ये ग्रेग मार्टिन की है, ये कब आती है, 2000 आपकी 5 में आती है। फिर है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन, ये एंड्रयू हेवर्ड की है, ये आपकी आती है 2007 में। फिर पावर अ रेडिकल व्यू, स्टीफन ल्यूकस की पुस्तक है, ये आपकी आती है 1974 में, ठीक है, 1974 में आती है ये। तो यहाँ पर इसका सही क्रम क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, एंथोनी गिडेंस की पुस्तकें दी गई हैं, सही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, सारी पुस्तकें एंथोनी गिडेंस की है, तो यहाँ पर आपका पहला जो पुस्तक यहाँ पर दी गई है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, ये आपका 1990 हो जाएगा। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी की बात की जाए तो ये आपकी आती है 1971 में। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की बात की जाए ये आपकी आएगी 1976। रन अवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लाइफ्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी 1999 में आएगी, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पर करें तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका आएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न।
यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति का गणितीय वृद्धि सिद्धांत ये माल्थस का है। ए का यहाँ पर 5th हो जाएगा। जो डाइट थ्योरी दी गई है ये किसकी है? डाइट थ्योरी जो दी गई है ये डाइट थ्योरी डबल डे की है। ठीक है, आहार सिद्धांत किसका था? डबल डे का। इष्टतम जनसंख्या के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये डाल्टन के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर सी का 3rd हो जाएगा। सामाजिक केशिका का जो सिद्धांत है ये आपका ड्यूमो के द्वारा दिया गया था। डी का 4th हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और घनत्व सिद्धांत, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सिद्धांत याद रखे सैडलर का है। अनुकूलतम सिद्धांत है ना, जनसंख्या से संबंधित, वो किसका है? कैनन का है। ठीक है, कैनन के द्वारा दिया गया, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था। ऑप्शंस हैं जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम या फिर धर्मनिरपेक्ष आयाम। राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष आयाम की बात नहीं की थी। डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कथन देखिए क्या कह रहा है। लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिनके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं। पारस्परिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। ड्यूमो यहाँ पर ऑप्शंस में है ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस, जी.एस. घुरिये। आपका यहाँ पर सही होगा ड्यूमो। भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है, ड्यूमो का कहना था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती है। ऑप्शंस में है जे.एस. मिल, हेराल्ड गारफिंकल, शेलियर मार्चर, रॉबर्ट किंग मर्टन। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं दिखाई देती हैं, शेलियर मार्चर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाई जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? संकर सारणियन है, कोडिंग है, सीमांत है, जोड़ है। यहाँ पर सही होगा सीमांत। सीमांत होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा वेबर के वस्टहन यानी कि व्याख्यात्मक बोध के विचार के लिए सत्य नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है यह अध्ययन की एक बौद्धिक क्रिया विधि है। ऑप्शन बी कह रहा है यह सामान्यतः शोधार्थी द्वारा अंतर्बोध और सहभागिता का उपयोग है। ऑप्शन सी है इसमें योजनाबद्ध और कठिन शोध सम्मिलित होता है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन डी में वस्टहन पर वेबर के विचार एक क्षेत्र जिसे शास्त्रार्थ मीमांसा के नाम से जाना जाता है से उत्पन्न होता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और व्याख्यात्मक बोध की बात की जाए तो इन्होंने अपनी किस पुस्तक में बात की है, ये पूछा जा सकता है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये आती कब है? 1925 में। ठीक है, 1925 में आती है, या 1925 या 1922 है। ठीक है, मे बी 22 है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसमें ही इसी पुस्तक में इन्होंने व्याख्यात्मक बोध की बात की है और सामाजिक क्रिया की बात की है, सोशल
एक्शन की बात की है, और एक्शन को, ठीक है, सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने मैक्स वेबर ने बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नील जे स्मेल्सर के अनुसार सामाजिक रूपांतरणों के साथ आर्थिक विकास भी होता है, जिसको जनसंख्या के प्रति व्यक्ति निर्गत में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक है? 4 यहाँ पर दिया गया है। कृषि का व्यवसायीकरण है, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, और शहरीकरण यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही होगा ये चारों, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही युग्म नहीं है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, एंथोनी गिडेन सही है। पॉलियार्ची यहाँ पर आर के डहल है, ये भी सही है। द आइडिया ऑफ सोशल साइंस, पीटर विंच, ये भी सही है। ट्राइब टू एम्पायर, मैथ्यू जोसेफसन, ये यहाँ पर नहीं सही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ट्राइब टू एम्पायर की बात की जाए, ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है? अलेक्जेंडर 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 मोरेट की है, ठीक है। अलेक्जेंडर मोरेट की पुस्तक है ये याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करें। इमाइल दुर्खिम नैतिकता से जुड़ जाएंगे, ठीक है। मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर आपके भूत प्रेत विश्वास से। लेवी स्ट्रॉस की अगर हम बात करें, प्रारंभिक संरचना यानी नातेदारी संरचना या नातेदारी अणु की यहाँ पर बात हो रही है। फूको का हो जाएगा विमर्श, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रस्तुति समुच्चय से संबंधित कथन यहाँ पर है, 3 दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। प्रस्तुति समुच्चय, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अगर पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा दिया गया है? मर्टन के द्वारा दिया गया है, स्टेटस सेट। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है। सामाजिक संबंधों के किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय। दूसरा कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में अर्जित विशेष योग्यताओं का समुच्चय। तीसरा कह रहा है एक अधिकारी द्वारा नौकरशाही में उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों का समुच्चय। यहाँ पर क्या होगा सही? प्रस्तुति समुच्चय। स्टेटस सेट की बात हो रही है। अब देखिए व्यक्ति के केवल मात्र एक ही तो प्रस्तुति होती नहीं है, एक ही स्टेटस तो नहीं होता है ना। जैसा कि लिंटन ने बताया था, 2 तरह के प्रस्तुति की बात की थी, जन्मजात और अर्जित प्रस्तुति। तो व्यक्ति की जब सभी प्रस्तुति को हम एक कर देते हैं, या हम यूं कहें जन्मजात और अर्जित प्रस्तुति, ठीक है। जो जन्मजात प्रस्तुति है, जो बर्थ मतलब कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उससे जो प्रस्तुति उसे मिलती है, यानी कि उसका कास्ट हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, वो प्रस्तुति, और जो अपने व्यक्ति ने योग्यता से प्राप्त किया अर्जित प्रस्तुति, उनका, ठीक है, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति का योग ही क्या कहलाता है? प्रस्तुति समुच्चय या प्रस्तुति सकुल कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए। पहले नंबर पर क्या दिया गया है? सामाजिक संबंधों की किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय, प्रस्थितियों का समुच्चय, ठीक है, उसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा जो सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बनारस का एक नोनिया अपने गांव में प्रभुत्ववान भूस्वामियों के कारण समस्या में पड़कर भागकर अपनी माँ के भाई अथवा अपनी पत्नी के भाई के यहाँ शरण लेती है। या होता है क्योंकि यहाँ पर 5 कथन दिए गए हैं। पहला है वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है। दूसरा कह रहा है उसकी उनके साथ बहुत सी संपत्ति है। तीसरा कह रहा है वह अपने गांव में नहीं रहना चाहता। चौथा कह रहा है वे उसके जैविक बंधन है। पांचवा कह रहा है वह अपने गांव में अकेला अनुभव करता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही होगा वो केवल पहला होगा, वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्फ्रेड शुट्ज का परिघटनात्मक दृष्टिकोण जीवन जगत को निम्न प्रकार से संबंधित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुदान रूप से स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। विकल्प बी है अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित है। सी कह रहा है अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं है परंतु सांसारिक यथार्थ पर आधारित है। और डी कह रहा है अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं है और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित होगा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन परिक्षेपण के मापन का सही सेट है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या होगा? रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन होगा। सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा संधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्राय मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? अस्तित्व, सुरक्षा, शैली, गरिमा यहाँ पर है, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, स्टाइल, स्टेटस है। कौन सा नहीं है, किसकी बात नहीं की है? तो स्टाइल की बात नहीं की थी, सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है? ऑप्शन सी के पार्सन्स, दुर्खेम, मार्क्स मैकएवर है। यहाँ पर आपका सही क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी है? पार्सन्स की है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पार्सन्स ने श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, यह बात अपनी किस पुस्तक में रखी है, किस पुस्तक में कही है? अब इस तरह से प्रश्न ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों पर भी आप ध्यान दें। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इनकी पुस्तक है पार्सन्स की, जिसमें इन्होंने अपनी बात की है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं? जिन्सबर्ग, स्पेंसर, अगस्कॉम्ब, C.W. मिल्स यहाँ पर दिया गया है। संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह माना जो समाज का निर्माण करता है, तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा जिन्सबर्ग। हालांकि सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए सामाजिक संरचना की बात किसने की थी या इसका प्रयोग किसने किया, तब स्पेंसर का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर जिन्सबर्ग है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से किसने बताया कि 20वीं सदी के दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे? S.C. दुबे, G.S. घुरिये, D.P. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका सही क्या होगा, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर M.N. श्रीनिवास होगा। ठीक है, M.N. श्रीनिवास की यहाँ पर अवधारणाएं आपको बताई गई हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, वोट बैंक है और फैलाव। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारी अवधारणाएं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, सभी श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, द अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना, नेहरू, गांधी, अंबेडकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे अंबेडकर। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ल्यूड्यूमो के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? ऑप्शन देखिए, जाति और नातेदारी, प्रवासन और पारंपरिक चरित्र का परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और राजनीति, भूस्वामित्व और जीवन स्तर यहाँ पर दिया गया है। ल्यूड्यूमो के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर भूमि स्वामित्व और जीवन स्तर है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, शून्य जनसंख्या का सिद्धांत, घनत्व सिद्धांत या फिर इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत? यहाँ पर बताया क्या हो जाएगा? जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है या जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया था। घनत्व, जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत किसका है? सैडलर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्यवाही के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? मूरे है, दुर्खीम है, स्पेंसर है, रॉस यहाँ पर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। किसके द्वारा ये बात की गई है शिक्षा से संबंधित? यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। इनकी पुस्तक क्या है? एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी नहीं होगा, सोशोलॉजी होगा। ठीक है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। ठीक है, 1922 में आती है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से किसने नृजातीय समूहों को 6 भागों में बांटा जिससे भारतीय जनसंख्या संबंधित है? देखिए 6 यहाँ पर दी भी गई हैं। निग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, मेडिटेरियन और द्रविड़ है, वेस्टर्न ब्रेची सेफल्स है और नॉर्डिक्स यहाँ पर दिया गया है। विकल्प में देसाई हैं, डीपी मुखर्जी, इरावती कार्वे और बीएस गुहा है। 6 वर्गीकरण, प्रजातियों का 6 वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? बीएस गुहा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बीएस गुहा, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रोटोस्ट्रेलाइड को किसने भारत की प्राचीनतम प्रजाति कहा, ये आप आंसर करें। यहाँ पर क्या होगा? ड्यूमोंट के अनुसार इनमें से एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो बड़े और छोटे के बीच का संबंध है, यह सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है और वह जो सम्मिलित है। ऑप्शंस में है सार्वभौमिक संबंध, परानुभूतिपूर्ण संबंध, पदानुक्रमिक संबंध, भावनात्मक संबंध। क्या हो जाएगा? सही होगा पदानुक्रमिक संबंध, सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से किसके शब्दों में स्त्रीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाई की श्रेणी के रूप में समान मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है? डेविस, डब्ल्यू.ई. मूर, माइकल यंग, पार्सन्स है यहाँ पर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यूज की बात हो रही है, पार्सन्स होगा। ठीक है, माइकल यंग ने योग्यता तंत्र का सिद्धांत दिया है, योग्यता तंत्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, योग्यता तंत्र का सिद्धांत किसका है? माइकल यंग का है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर की अगर हम बात करें, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो? ऑप्शंस में है एसएम लिपसेट और आर बेंडिक्स, मजूमदार एंड मदान, पीटर एम्ब्लाउ एंड ओडी डकन, हॉट एंड हंट यहाँ पर दिया गया। सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर पीटर एम्ब्लाउ एंड ओडी डकन होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा आंसर। निम्न में से किसने परिस्थिति को सम्मान का एक सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन देख लीजिए, मैक्स वेबर, मिल्स, लिंटन, दुर्खी में यहाँ पर दिया गया है। सम्मान का, परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में किसने परिभाषित किया? यहाँ पर आपका सही होगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सबसे पहले परिस्थिति समूह की बात की थी। ठीक है, परिस्थिति समूह की बात सबसे पहले जो किसके द्वारा की गई है? ये वेबर के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार पूछा जा रहा है। क्या है यहाँ पर सहसंबंध के प्रकार? तो यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध होगा। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।